में हम लोगों ने देखा था मेल और फीमेल के बीच में अंतर होता है, उनकी बॉडी को के स्ट्रक्चर को लेकर के काफी अंतर होता है। जैसे कि मसल्स का भार जो होता है एक जेंट्स में, वो उनके संपूर्ण शरीर के भार का 41.8% होता है। और फीमेल में पेशियों का जो यानी मांसपेशियों का जो वजन होता है पूरे शरीर के वजन का 35.8% होता है। दूसरी बात आई थी लंबोसेक्रल एंगल, यानी कि स्पाइन का जो स्ट्रक्चर होता है नीचे का, खास करके जहां लंबर और सेक्रल वाला हिस्सा है, वहां पर महिला और पुरुष में उसका एंगल यानी एक का झुकाव ज्यादा होता है और एक का थोड़ा कम होता है। तो मेल का एंगल है 133 डिग्री, फीमेल का 138 डिग्री। इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था पुरुष और महिला में अंतर होता है बॉडी शेप को लेकर के भी। जैसे कि पुरुष के कमर की जो गोलाई होती है वो उतनी कम नहीं होती जितनी महिलाओं की होती है। तो इस वजह से भी कई बार दिक्कत होती है। पुरुष का जो है सीना चौड़ा होता है, महिलाओं का है वक्षस्थल वाला हिस्सा वो कम होता है। और बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से भी, स्पाइन के स्ट्रक्चर की वजह से भी लॉर्डोसिस की समस्या यूं तो मेल और फीमेल दोनों में होती है, लेकिन फीमेल में लॉर्डोसिस की समस्या ज्यादा देखी जाती है। महिलाओं में वसा उत्तक फैट टिश्यू ज्यादा होते हैं और पुरुष में फैट टिश्यू कम होती है। बताया गया है कि गति क्रियाओं को सीखने के लिए, यानी कि जो आप यौगिक अभ्यास करते हैं जिसमें कि मूवमेंट करते हैं, शरीर की जरूरत होती है, उसके लिए चार पांच चीजों का फिट होना बहुत जरूरी है। जिसमें कहा गया कि मौलिक शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। बीमार आदमी है तो उनके लिए गति क्रियाओं को सीखना मुश्किल हो सकता है। कम से कम एक शारीरिक क्षमता इतनी तो होनी चाहिए कि आपसे एक ताड़ासन का अभ्यास कराया जाए या आपसे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कराया जा रहा है तो आप आसानी से कर पाओ। योग के छोटे से छोटे अभ्यास को करने के लिए भी शरीर की क्षमता होनी चाहिए, उसको मौलिक क्षमता कहा गया है। उसके बाद है पेशीय बल, यानी मांसपेशियों में इतनी तो ताकत होनी चाहिए आपकी कि आप अभ्यास कर पाओ। आप ताड़ासन में आप हाथ ही ऊपर ढंग से नहीं उठा पा रहे, मांसपेशियां इतनी कमजोर है, तो वो आप गति क्रियाओं वाले यौगिक अभ्यास कैसे कर पाओगे। उसी तरह अगर कोई यौगिक अभ्यास आप कर रहे हैं तो आपके मसल्स के में लचीलापन भी होना चाहिए। कम से कम बहुत ज्यादा लचीलापन ना हो, अभ्यास करते करते लचीलापन बढ़ जाए, लेकिन शुरुआती लचीलापन तो होना चाहिए। यानी कि इसमें टोन होना चाहिए मसल्स में। पेशीय सहन शक्ति भी एक बेसिक पेशीय पर सहन शक्ति होनी चाहिए। आपको कहा गया ताड़ासन करें, आप योग के छात्र हैं, आप 30 सेकंड में ताड़ासन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रुक पा रहे हैं, आपकी मसल्स कैपेसिटी नहीं है, तो पेशीय यानी मसल्स की जो सहन शक्ति है वो थोड़ी होनी चाहिए। हृदय श्वसन सहन शक्ति पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, यानी कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, श्वसन की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा अभ्यास कराने आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, इसका मतलब है कि आपका अभ्यास अभी, आप अभ्यास के लायक अभी शरीर तैयार नहीं है। तो बहुत धीरे धीरे उस स्थिति में भी अभ्यास किया जाता है। लेकिन यहाँ गति क्रियाओं की बात हो रही है कि कुछ अभ्यास ऐसे यौगिक हैं जो गति क्रिया वाले हैं, उनमें इन पांच चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तभी उस अभ्यास को आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर सीखने के दौरान तीन प्रभावी विधियों को बताया गया जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित सवाल आते हैं। तीन प्रभावी विधि कौन सी है? एक है सकल विधि। सकल मतलब संपूर्ण होता है, उसी को पूर्ण विधि या सकल विधि कहते हैं। कोई भी एक विधि कह सकते हैं आप, या तो आपके एग्जाम में पूर्ण विधि आ जाएगा या सकल विधि आ जाएगा। तो सकल आए तो आपको ये समझना है कि कंप्लीट बात हो रही है, सकल मतलब कंप्लीट टेक्निक की बात हो रही है या पूर्ण टेक्निक की बात हो रही है। सकल विधि या पूर्ण विधि में कहा जाता है इसमें बिना गलती के आपको अभ्यास अगर कहा गया शीर्षासन करना है तो शीर्षासन का अभ्यास आपका इतना अच्छा है कि आप एक ही बार में बिना गलती के फाइनल स्टेज में आप उसको प्रस्तुत कर देते हैं। ये एक विधि है। और ये विधि किनके लिए उपयुक्त है? तो कहते हैं जो छात्र परिपक्व है, यानी कि आपका अभ्यास
बहुत अच्छा है किसी यौगिक आसन में या क्या किसी यौगिक षटकर्म में, तो उसको परिपक्व छात्र ही कर सकता है इस विधि के अनुसार, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, पहले बहुत अभ्यास किया हुआ है। तो सकल विधि का इस्तेमाल उन्हीं छात्रों पर करना चाहिए जो परिपक्व हो। उसके बाद दूसरा है अंश विधि। अंश विधि में कहा गया है कि इसमें यौगिक क्रियाओं को पार्ट में क्रम वाइज किया जाता है, कि पहले हाथ नीचे लगाएं, शीर्षासन करना है, सिर को नीचे लगाएंगे, फिर कमर को ऊपर उठाएंगे, पांव धीरे धीरे आगे लाएंगे। तो एक क्रम है, उन क्रम को बताते हुए फिर जो है सरल से जटिल की तरफ ले जाया जाता है। यानी प्रगमन का एक सिद्धांत इसमें इस्तेमाल किया जाता है अंश विधि में। कहते हैं ये अंश विधि किनके लिए है? जो नए छात्र हैं या जो अपरिपक्व छात्र हैं, उनका अभ्यास अभी परिपक्व नहीं हुआ है, दोष रहित नहीं हुआ है, अभी उनके अभ्यास में कमियां हैं, तो उनके लिए अंश विधि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम सरल से जटिल की ओर जाते हैं, तब हमें फिर जो है दोष रहित अभ्यास हम अंत में प्राप्त करेंगे अगर अंश विधि से जाएंगे। तीसरा है पूर्ण अंश विधि या संयुक्त विधि, यानी कि मिश्रित है। ये तीसरा वाला जो है ये मिश्रित विधि है, या प्रगामी अंश विधि या पुनरावृत्ति अंश विधि या निरंतर अंश विधि। इसके कई नाम हैं इसके, उस नाम को हमने सारे नाम लिख दिए हुए हैं। तो मेन जो आप इसको समझने के बस यही है, एक पूर्ण विधि है, दूसरा अंश विधि है, और दोनों का मिक्स करके तीसरी विधि, जिसको संयुक्त विधि भी कह सकते हैं, या पूर्ण और अंश को मिला दिया, पूर्ण अंश विधि एक नाम दे दिया, या प्रगामी अंश विधि एक नाम दे दिया। तो इस तरह से तीसरा संयुक्त विधि है। कहते हैं इस संयुक्त विधि में क्या करते हैं कि दो छात्रों को पहले तैयार किया कि आपके लेग के स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको हनुमान आसन करना है, तो उसके लिए एक छात्र दूसरे की मदद करे। तो दो लोगों का जोड़ा बना दिया कि दो लोग जोड़ा बन करके अभ्यास करो, कुछ तुम इनको मदद करना कुछ देर, फिर ये कुछ देर आपको मदद करेंगे। तो ये जोड़ी बना करके जो अभ्यास किया जाता है, फिर वो एक पोर्शन कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट पोर्शन का इसी तरह से हम पेयर बना करके अभ्यास करेंगे, और लास्ट में क्या होगा कि हम उस फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएंगे, लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएंगे, जो ये हमारा फाइनल टीचर ने बताया हुआ है कि हनुमान आसन में ऐसे आना है, या हमें शीर्षासन में ऐसे जाना है, या हमें वृक्षासन में जाना है। तो कोई एक अभ्यास को जब हम तोड़ करके ग्रुप में यानी दो लोगों का जोड़ा बना करके करते हैं, तो वो पूर्ण अंश विधि या संयुक्त विधि के अंतर्गत किया जाता है। अब आया हुआ है आगे है अध्यापक के बारे में दिया हुआ है, अध्यापक का गुण कैसा होना चाहिए, एक अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं अध्यापक की छात्र के प्रति अभिरुचि और सीखने में योगदान देना चाहिए, यानी कि छात्रों के प्रति उनका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। अगर छात्रों के प्रति उनकी रुचि नहीं रहेगी तो टीचर छात्रों को कैसे सिखा पाएंगे। कहते हैं कि छात्र ठीक से अभ्यास ना करे तो भी उनकी त्रुटियों को डांटते हुए नहीं बताना है। छात्र अभ्यास ठीक से नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी अभ्यास ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन तुम अच्छी कोशिश कर रहे हो, कोशिश अच्छी कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश इसको इस तरीके से करो तो तुम्हारा सुधार होगा और तुम एक फाइनल स्टेज तक पहुंचोगे। कहने का मतलब ये है छात्र की त्रुटियों को पॉजिटिव वे में सकारात्मक तरीके से बताना चाहिए, तभी उसमें सुधार करना चाहिए। ये नहीं कि दो बार तीन बार में अभ्यास ठीक से नहीं हुआ और स्टूडेंट को डांट दिया बहुत टीचर ने, अब स्टूडेंट का मनोबल वहां गिरना शुरू होगा, जितना हो रहा था वो भी धीरे धीरे नहीं हो पाएगा। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए एक टीचर होने के नाते। कहते हैं मूल्यांकन भी जरूरी होता है। जब आप अभ्यास कर रहे हैं, 2 महीने अभ्यास किया, 3 महीने अभ्यास किया, 6 महीने अभ्यास किया, तो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, उसमें आपके थ्योरी पेपर भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो वो मूल्यांकन भी छात्रों के लिए जरूरी है कि उनको अपना आकलन हो जाए कि मेरी कहाँ कमियां हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ किस अभ्यास में हमें सफलता मिली है, किस अभ्यास में कमी है जिसकी वजह से हमें असफलता मिली है। ये सीखने में मदद करता है। इसको लेकर हतोत्साहित कभी नहीं होना चाहिए कि हमने तो एग्जाम दिया और एग्जाम में हमें कम नंबर मिल गए। कम नंबर का तात्पर्य ये होता है कि हम आगे उस नंबर को बढ़ा पाए,
हम उसमें सुधार कर पाए। और साथ में ये कहा जाता है, एक टीचर को कभी भी स्टूडेंट का, ऐसे आप लोग अगर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो एक ही साथ सारी कमियों को ना बताएं। अगर एक छात्र में ज्यादा कमी है तो आप ये देखें कि पहले किस कमी को बताएं, बाद में 2 दिन बाद दूसरी कमी को बताएंगे। एक ही साथ उनकी सारी कमियां अगर बता दें, सारी त्रुटियों को बता दें, तो छात्र हतोत्साहित हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, हम क्या करें क्या ना करें। तो जरूरी है कि छात्र को धीरे धीरे उनकी त्रुटियां बताएं और एक एक करके उन त्रुटियों को ठीक करना चाहिए। और कहते हैं कैसे ठीक करना चाहिए, उसका भी टेक्निक बताया गया है इस अध्यापन विधि में। कहते हैं सबसे पहले बड़ी गलतियों को सुधारना चाहिए, उनके अंदर जो बड़ी गलती है पहले उसको ठीक करना चाहिए, और फिर जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको। तो ये एक टेक्निक बहुत अच्छी है कि पहले छोटी गलतियों को सुधारना चाहिए, पर पहले बड़ी गलतियों को सुधारना चाहिए। तो योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक ये कहता है कि पहले बड़ी गलतियों को सुधारना चाहिए सकारात्मक तरीके से, फिर छोटी छोटी अशुद्धियों को सुधारना चाहिए। उसके साथ ही छात्र को समय देना चाहिए। जब आपने छात्र को पढ़ाया, पढ़ने के बाद उनका हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में आएंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन उनके मन में आएंगे, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए क्वेश्चंस पूछने के लिए, उनकी अपनी समस्या बताने के लिए उनको समय देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि आप अपनी समस्या बताएं, कहाँ पर आपको योग अभ्यास में दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है। ऐसा तो नहीं कि उनके कमर में, बैक में पेन है और उनको आपने बोलने नहीं दिया, आपने डांट दिया, ऐसा ना करें। कोई मामूली क्वेश्चन भी पूछ रहा है, कई बार हमारे बीच में भी हो जाता है कि बीच में ज्वाइन कर दिया, कोई क्लास छूट जाने पर हम ऐसा सवाल पूछ देते हैं जो बाकी छात्रों को या टीचर को लगता है ये कौन सा सवाल है, ये तो हम पढ़ा चुके हैं। तो उस स्थिति में छात्र को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि आपने इतना हल्का क्वेश्चन क्यों पूछा, इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा, बल्कि उनको उस आसान क्वेश्चन का भी जवाब देना चाहिए एक अध्यापक को। तभी छात्र सेटिस्फाइड होगा और छात्र का सर्वांगीण विकास तभी होगा। नहीं तो छात्र उस सामान्य से हल्के से क्वेश्चन में भी अगर उनको डांट दिया जाए या उनका मजाक उड़ाया जाए तो हतोत्साहित होकर के उनका उत्थान की जगह उनका पतन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए एक टीचर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम जो सिद्धांत है वो है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। समाज वैज्ञानिक सिद्धांत हम लोग सब लोग जानते हैं कि जब हम योग की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा मकसद है हमारा नेट जीआरएफ निकल जाए, जिनकी एज बची हुई है। जिनकी एज नहीं बची हुई है वो सोच रहे हैं हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर ही निकल जाए, और निकलने के बाद हम कहीं ना कहीं हमें नौकरी मिल जाए, यानी व्यवसाय, हम पैसे कमाने लगे। नेट जीआरएफ निकल जाए तो हम पीएचडी में एडमिशन लेंगे और सरकार की तरफ से हमें अनुदान मिलेगा, ये अच्छी बात है। तो व्यवसाय के हिसाब से हमारी नई शिक्षा पद्धति व्यवसाय से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सपोज कीजिए बहुत सारे लोगों ने योग में पढ़ाई की और उनकी नौकरी किसी और फील्ड में लग गई, किसी की नौकरी रेलवे में लग गई, किसी की नौकरी कोई आईएएस बन गया, कोई किसी और फील्ड में चला गया, तो योग को उन्होंने व्यवसाय के तौर पर तो नहीं अपनाया। तो उस स्थिति में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है समाज समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि आप अपने जीवन में योग को अपनाएं, चाहे आप किसी भी फील्ड में। चाहे कोई छात्र ऐसे हैं, मान लीजिए कि मैंने पढ़ाई की योग की और मैं योग को अभी व्यवसाय के तौर पर मैं नहीं अपना पा रहा हूँ, नहीं पैसे कमा पा रहा हूँ, तो भी हमारा ये सिद्धांत होना चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमने योग में जो सीखा है उसको समाज के प्रति हम जिम्मेदार बन के उसको अपनाएं। समाज में किसी के अनादर ना करें, कहा गया यम नियम का पालन करना था, हम किसी के प्रति बेईमानी का भाव ना रखें, हम किसी का मजाक ना उड़ाएं। यानी कि जितने एक सकारात्मक व्यक्तित्व में सुधार की बात आती है वो सारा व्यक्तित्व में सुधार हम अपने अंदर करें, इसको सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक के तौर पर ही ना रखें। हम योग शिक्षक तो हैं लेकिन हमारा व्यवहार योग शिक्षक की तरह नहीं है, हमारे अंदर ही योग की कमी है। तो ये अच्छी बात नहीं होगी। नैतिकता का मूल्य हमें पता होना चाहिए और नैतिकता हमारे अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, खासकर योग के छात्रों में। इससे क्या होगा, आपका जीवन सुखमय होगा और आपसे जो लोग मिलेंगे वो भी बड़ी प्रसन्न होंगे। पांचों सिद्धांत हमने पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर एक बार हम इसको क्वेश्चंस ऊपर से ही देख लेते हैं ताकि फिर से एक बार हमारा रिवीजन हो जाए।
पहला क्वेश्चन है, पुरुषों में पेशियों का भार शरीर का कितना प्रतिशत होता है? सभी लोग भागीदारी 41.8। करेंगे। माइक खोलने की जगह हमें जवाब उसमें दीजिए। हाँ, रामानंद जी, पुंडिक जी, निष्ठा जी, संजय जी, तुषार जी, संजय जी, संतोष जी, बिमला जी 41 आपने लिखा हुआ है। 41 तो ऑप्शन में भी नहीं है। रागिनी जी, मीना जी, विशाल जी। गुरुजी वो टाइप करने में रह जा रहा है, इसलिए टाइप बोलने वाला आसान है। नहीं, बोलने वाले में ना फिर जो है लिखेंगे, टाइप करेंगे तो देखिए इंद्रिय का एक और वो हो जाएगा ना। बोलने वाला भी करवाऊंगा, बोलने वाला भी करवाऊंगा। हम ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। आनंद श्रीवास्तव जी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ठीक है टाइपिंग मिस्टेक होगा तो वो अब मैं पूछ लूंगा, आप उनका जवाब दे देना कि ये टाइपिंग मिस्टेक। महिलाओं में पेशियों का भार शरीर का कितना प्रतिशत होना चाहिए? राधिका जी ने 3 बोला, पुंडित जी ने, बिमला जी ने, सब लोग, मीना जी ने, विशाल जी ने महिलाओं का, पुरुषों, हाँ, निष्ठा गुप्ता जी, ब्रह्मा जी, सब लोग कह रहे हैं 35.8% होना चाहिए। संजय जी, आनंद श्रीवास्तव जी, पेशियों का भार शरीर का कितना प्रतिशत होना चाहिए? अश्विनी जी, रामानंद राव जी, सुरेश अखानी जी, सब, रंजना जी, सब लोगों ने सही जवाब दिया। अगला सवाल हमारा है, महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले निम्नलिखित में से किसकी मात्रा ज्यादा होती है? मसल्स की, वसा की, हड्डियों की, सब लोग कह रहे हैं फैट। नंदिता जी फैट कह रहे हैं, संजय जी फैट, विशाल जी फैट कह रहे हैं, तुषार जी भी फैट, वसा, सुब्रा जी, रामानंद जी, शारदा जी, उमेश जी, संतोष जी, रागिनी जी, सब लोग कह रहे हैं फैट ज्यादा होता है। यानी अगर और इसको करेक्ट बोले तो फैट टिश्यू, वसा उत्तक ज्यादा होता है महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिक वसा और पेशीय क्षमता में निम्नलिखित में क्या संबंध है? अधिक वसा से पेशीय क्षमता कम होती है, अधिक वसा से पेशीय क्षमता बढ़ती है। वसा और पेशीय क्षमता में कोई संबंध नहीं है। सब लोग एक नंबर पर जा रहे हैं। उमेश जी, क्षमता कम होती है, आप भी सही। रागिनी जी, मीना जी, पुंडिक जी, आनंद जी, नंदिता जी, नेपाल जी, ब्रह्मा जी, निष्ठा जी, सब लोगों ने कहा अधिक वसा से पेशीय क्षमता कम होती है। सुरेश जी, सब लोगों का आंसर सही आ रहा है। यानी कि नंदा यहाँ जी ने टू दिया सर। है नंदा जी ने टू दिया। मैंने, गलती से 2 हो गया 1 के पास। अरे बताओ, मैंने पहले वाला पढ़ दिया क्या? देखिए इसमें तो गलती हो जाएगा। अच्छा है, ऐसे याद दिला दिया कीजिए। ठीक है, वो गलती से हो गया, कोई बात नहीं। सामान्यतः किनकी पेट की मांसपेशियां कमजोर होती हैं? बिमला जी ने कहा, महिला, तुषार जी ने कहा महिलाओं की, अंकिता जी महिलाओं की, पुंडिक जी महिलाओं की। क्या महिलाएं कमजोर होती हैं? नहीं नहीं, वो कमजोर। बताएं, कोई खोलकर बताएं माइक, क्यों होता है ऐसा? रामानंद सर राव। महिलाओं को डिलीवरी रिलेटेड, मेंसेस हाँ, रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंसी के चीजें दौरान होती है जो ऐसे। पुरुषों को नहीं होती है। अच्छा, बहुत सुंदर। और दूसरा इसमें एक और चीज लगा हुआ है, सामान्यतः। ये सामान्यतः की बात है। ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा, हो सकता है मीना जी पुंडित जी से ज्यादा मजबूत हो। तो इसीलिए सामान्यतः है कि ये जनरलाइज बात हो रही है, ये एक्सेप्शनल बात नहीं हो रही। अगला सवाल हमारा है, पुरुषों में लंबोसेक्रल एंगल कितना होता है? विमला जी ने कहा 133, रागिनी जी 133, तुषार जी 133, शारदा जी, अंकिता जी 133, पुंडित जी, निष्ठा जी, मीना जी 133, नंदिता जी 1, रामानंद जी, सुब्रा जी, ब्रह्मा जी, मदन जी, सब लोगों का कहना है पुरुषों में लंबोसेक्रल एंगल 133% होता है। महिलाओं में लंबोसेक्रल, हाँ, महिलाओं में कितना परसेंट होता है लंबोसेक्रल एंगल? 138। हाँ, बिमला जी, 138। संतोष जी, सुब्रा जी, उमेश जी 138%। 138% डिग्री होगा ना, परसेंटेज हमने डिग्री डिग्री हो। नहीं, देखिए। डिग्री है सर, डिग्री है। चाहिए। ये परसेंटेज मैंने लिख दिया, और मैं सोच रहा हूँ एंगल परसेंटेज में कब से शुरू, ये डिग्री। अब लोग जवाब देने में जल्दी जल्दी में है, कोई किसी का ध्यान इस पे नहीं गया। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, शरीर के संतुलन का संबंध किस अंग में मौजूद खास द्रव्य से है? अंकिता जी ने कहा कान,
शारदा जी ने कहा कान, पुंडरीक जी कह रहे हैं आंख। बहुत बढ़िया पुंडरीक जी। रागिनी जी, मीना जी, आनंद जी, मदन जी कह रहे हैं ईयर, सब लोग कह रहे हैं ईयर। रामानंद राव जी ने बोला, रामानंद जी और पुंडरीक जी दोनों जो है। सॉरी सर। हाँ, नीता साहू जी ने भी कहा आंख में जो है वो द्रव्य होता है, जिससे जो है मोतियाबिंद की समस्या तो नहीं हो जाती है। हाँ, हाँ? इंडोलिम्फ जो द्रव्य होता है, किसमें? कान में जो आपने बताया था गुरु जी की नहीं, मैं इंडोलिम्फ जो, आपके आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अभी तो नेता जी से पूछ रहा हूँ। नेता जी ने कहा आंख, तो आंख में किस हिसाब से बोला? पुंडरीक जी सर वो गलती से हो गया सर, गलती से। पुंडरीक जी बताइए। सर मैंने वो द्रव्य नहीं पढ़ा सर, सिर्फ मैं शरीर का संतुलन, तो मैंने आग देखा और शरीर का संतुलन तो अच्छा, आपने। आंख खराब हो जाएगा, संतुलन खराब हो जाएगा, द्रव्य, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना, मैं तो बोल भी रहा हूँ। तो कान है, कान में होता है अर्धचंद्राकार जो है नली होती है, वो नाम भी आएगा कई बार ऐसे आ जाता है अर्धचंद्राकार नली, या कान के जो पार्ट है उसका अंग दे देगा, तो वो होगा। अगले क्वेश्चन पे आप लोग सब पहुंच गए। अगला क्वेश्चन अभी आ रहा है, पहले पहला वाला तो जिनको कंफ्यूजन है वो तो दूर कर ले। कान होगा, कान में सर अर्धचंद्राकार सर नली। प्लीज, हाँ बता दीजिए ना इसको पूरा। क्या कान वाला? यस सर। चलिए बहुत अच्छा, कान वाला एक बार फिर से आ जाते हैं हम लोग। इसको समझा दीजिए, ये तो समझ आ गया बट इसको थोड़ा सा बता दीजिए, कल क्लास छूट गई थी मेरी फीवर की वजह से। अच्छा अच्छा, तो कहा गया है कि हमारे शरीर में जो संतुलन होती है ना, संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, एक तो मसल्स में हमारा समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और दूसरा सबसे जरूरी जो है, कान में अर्धचंद्राकार नली होती है, आधा चंद्र के हिसाब से एक नली होती है। उस नली में एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं इंडोलिम्फ। वो इंडोलिम्फ द्रव्य भरा होता है, लिक्विड होता है, और वो लिक्विड जैसे कि बचपन में हम लोग गोल गोल घूमते थे, या खास करके जो लड़कियां होती हैं वो ये अभ्यास करती, एक दूसरे के हाथ में फंसा करके ऐसे क्रॉस करके हाथ को, और गोल 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 घूमते थे। गोल गोल घूमने के बाद जब छोड़ते थे तो लगता था शरीर अब गिरेगा तब गिरेगा, शरीर बैलेंस नहीं बनता था, और उस समय बड़ा आनंद आता था, और कई बार तो हम लोग गिर जाते थे जमीन पर, लगता था जैसे पूरी धरती घूम रही है, जबकि घूम हम रहे होते थे। तो वो किस लिए होता था? वो कान में एक द्रव्य होता है जिनको इंडोलिम्फ कहते हैं, उस द्रव्य को, वो अर्धचंद्राकार नली में वो द्रव्य होता है। तो हम जब गोल गोल घूमते हैं तो वो द्रव्य जो है उसमें हलचल होती है, और उस द्रव्य में हलचल होने की वजह से हमें लगता है कि चीजें घूम रही है या चीजें इधर से उधर हो रही है। तो कान का बहुत इंपॉर्टेंस है शरीर को बैलेंस बनाने में। उसके साथ साथ शरीर को बैलेंस बनाने में हमने कल बताया था आंख का भी इंपॉर्टेंस है। अगर आंख से आपको धुंधला दिखाई देगा तो आप आगे गड्ढा है या नहीं नहीं देख पाएंगे। आपके शरीर का मसल्स का स्वस्थ रहना भी जरूरी है, आपके स्किन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। कोई चीज आपके स्किन पे टच हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए, हाँ स्किन पे टच हो रही है। लिगामेंट्स, आपके जितने जॉइंट्स पे लिगामेंट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर काम करने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, तो शरीर का संतुलन बना रहेगा। शरीर संतुलन में इतनी सारी चीजों का इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में सीधे ये दे दिया हुआ था कि कौन से द्रव्य हैं। मैंने द्रव्य की बात कर दी थी, तो द्रव्य कान में होता है। देखिए क्वेश्चन था शरीर के संतुलन का संबंध किस अंग में मौजूद खाद्य द्रव्य से होता है, तो खास द्रव्य कान में मौजूद द्रव्य है उससे होता है। अगला सवाल हमारा है, शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है, समान स्थान पे होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग कह रहे हैं, मीना जी, नंदिता जी, निष्ठा जी, आनंद जी, संजय जी, शारदा जी, सुब्रा जी, रामानंद जी, सब लोगों ने कहा नीचे होता है। तुषार जी, मदन जी, सब लोग कह रहे हैं कि शरीर में जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है वो महिलाओं में नीचे होता है। अश्विनी बलराज जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रगमन के सिद्धांत में अधिगम का तरीका होता है। प्रगमन के सिद्धांत में अधिगम का तरीका, अधिगम मतलब सीखना होता है, और प्रगमन का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्रिया को सरल से जटिल के अनुसार करना, ज्ञात से अज्ञात के अनुसार करना, इनमें से कोई नहीं, पहला और दूसरा। तो प्रगमन का सिद्धांत, देखिए शब्द मैंने जानबूझ करके अधिगम दिया हुआ है। अधिगम शब्द थोड़ा सा टफ जरूर है,
लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, हिंदी में आ जाएगा। अधिगम हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। इसका जवाब पुंडिक जी, बिमला जी, संजय जी, शारदा जी, शुभ्रा जी, रामानंद जी, नंदिता जी, नीता साहू जी, आनंद जी, तुषार जी, उमेश जी ने 1 दिया हुआ है बस। मीना जी, सुरेश जी, रंजना जी, निष्ठा जी, मदन जी, ब्रह्मा जी, सब लोगों ने डी दिया है। तो उमेश जी ने 1 सिर्फ लगता है, और इसका मतलब उमेश जी ने पूरा नहीं पढ़ा था, इसलिए दे दिया हुआ है। अगर वो दूसरा भी पढ़ लेते, उन्होंने पहला पढ़ा, उनको लगा, देखिए ये गलती होती है एग्जाम में, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला पढ़ा, पहला लगा अरे ये तो सही है, लेकिन क्या पता उससे आगे भी 3 और ऑप्शन हैं, उसको पढ़ना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए, क्वेश्चंस पूरा पढ़ें और आंसर भी चारों पढ़ेंगे। तो एक को कमी आपने देखा पुंडिक जी की, पुंडिक जी ने द्रव्य शब्द नहीं पढ़ा तो उन्होंने गलत आंसर दे दिया, जबकि पुंडिक जी को आता था। और अभी उमेश जी को आपने देखा कि उमेश जी को आता था, उसके बावजूद उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा, 1 नंबर में उन्होंने टिक लगा दिया। ऐसा नहीं उमेश जी को नहीं आता है प्रगमन का सिद्धांत, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको थोड़ा सा सब लोग इस पर ध्यान दें, ये गलतियां हम सब में से हो जाती कि हम क्वेश्चंस को और आंसर्स को भी पूरा नहीं पढ़ते। आंसर्स को कभी भी आधा अधूरा मत छूए, समय होता है, पर्याप्त होता है, ऐसा नहीं समय नहीं होता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, सर मुझे कुछ पूछना था सर हाँ इसके पहले। सर प्रगमन यानी कोई साइंटिस्ट हुआ है क्या, उन्होंने दिया है क्या, उसका मतलब क्या है सर? प्रगमन का अर्थ यही बताया गया है। एग्जैक्ट उस शब्द का अर्थ तो मुझे भी नहीं पता, प्रगमन का अर्थ क्या। प्रगमन कोई वो नहीं था, साइंटिस्ट नहीं था जिनके नाम पर है। जैसे सर वो सूत्र दिए है ना सर, टीचिंग में सूत्र दिया है। मतलब देखिए, प्रगमन, गमन मतलब होता है चलना, प्र का अर्थ अब एग्जैक्ट क्या यहाँ लगाया गया, प्रगमन एक तरीके से चलना, जो मुझे समझ में आ रहा है। प्रगमन एक तरीके से चलना, मतलब नीचे से क्रमबद्ध तरीके से चलना, शायद इसका एग्जैक्ट अर्थ होगा। लेकिन उस पुस्तक में साफ साफ लिखा है प्रगमन का अर्थ, ये 2 सेंटेंस है। होता है प्रारंभिक सर। जी क्या कहते हैं? प्रारंभिक गमन। अच्छा, प्रारंभिक जी। अच्छा, मतलब प्रारंभिक, और गमन तो चलना हो ही गया, मतलब सीखने की। सर इंग्लिश में इसका मीनिंग, इंग्लिश में प्रोग्रेस दे रहा है, मतलब उन्नति करना, प्रोग्रेस इंग्लिश मीनिंग। अच्छा, प्रगमन को प्रोग्रेस दे रहा है, मतलब कि प्रोग्रेस का अर्थ फिर वही हुआ कि नीचे से हम जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्रोसेस वाइज हम बढ़ रहे हैं। तो वही 2 चीजें इसमें दी गई है, सरल से जटिल की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तो प्रगमन से सर इसमें ये टीचिंग एप्टीट्यूड में शायद ऐसा ही कुछ था कि हम क्वेश्चन जब पूछेंगे बच्चों को, तो मतलब छात्र को जब पूछा जाता है तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ, मतलब मैम ने एग्जांपल भी दिया था अभी कि पहले ऐसा कुछ पूछेंगे जो सिंपल होगा, जो पता होगा, याद आ जाएगा जल्दी से। जैसे कल शायद आपने भी बोला था कि पहले ऐसा पूछेंगे कि पाद कितने ये है, पतंजलि सूत्र में कितने चैप्टर्स है, तो फिर सबको याद आ जाएगा कि अरे हाँ 4 चैप्टर्स तो है। फिर उसके अंदर और डीप पूछेंगे कि कौन से में कितने सूत्र है, मतलब सरल से जटिल की तरफ। और जैसे पहले में बताया, दूसरे में बताया है कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तो ये दोनों चीज याद कर लीजिए, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात। प्रगमन अच्छा हुआ इन्होंने पूछ दिया पुंडिक जी ने, तो इस पर इतनी चर्चा हो गई, तो सब लोगों को अब याद हो जाएगा, ये भूलेंगे नहीं। कई बार कोई एक शब्द पे अगर चर्चा थोड़ी सी भी लंबी हो जाए तो वो हमारे दिमाग में, मनोमस्तिष्क में बैठ जाता है, उनके मन में जैसे मन में कुछ आया। हाँ बताइए। इस सिद्धांत को अभी से 10-15 मिनट पहले ही मैडम ने बताया है, गमन का सिद्धांत। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, रिपीट भी हो गया। तो मैडम ने बताया टीचिंग एप्टीट्यूड में, और हम लोग यौगिक अभ्यास में इसको पढ़े थे। यौगिक अभ्यास में थोड़ा संकुचित है, मुझे लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड में और डिटेल में मैडम ने बताया होगा, बहुत डिटेल में बताया होगा। उन्होंने ही बताया था, सरल से कठिन की तरफ और ज्ञात से अज्ञात की तरफ। अच्छा, तो ये 2 चीजें वहां भी है, 2 चीजें यहाँ भी, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा। वहाँ तो बहुत सारी चीजें है सर। हाँ, वहां तो बहुत डिटेल है ना, वहां तो सिर्फ प्रशिक्षण वाला, यहाँ जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड का थोड़ा सा 5 या 10 मिनट में पढ़ ले रहे हैं, वहां तो अब 19 दिन हो गए, आज 20वीं क्लास में 20 घंटे का लेक्चर हुआ है, तो सोच सकते हैं वहाँ कितना डिटेल है। अब है हमारा नए और अपरिपक्व छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है। इससे पहला हो गया, हाँ ठीक है। नए और अपरिपक्व छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी।
संजय जी ने दूसरा कहा, पंडित जी ने दूसरा कहा, मदन जी ने पहला कहा, नंदिता सेनगुप्ता जी ने कौन सा बोला पहला। अच्छा, इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन हो रही है। सुब्रा पटेल जी ने भी पहला बोला है। मैडम ने अंश विधि बताया था। मदन जी ने भी पहला बताया है। नंदिता जी ने तीसरा बताया। दोनों विधि उपयुक्त हैं। अच्छा, नहीं, दो है। इसमें नीता साहू जी ने पहला, यानी नीता जी लगता है खाना बनाते बनाते सुन रही है, तो बीच में उनका कुछ मिस हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, तब इस पे चर्चा करना जरूरी है कि नए और अपरिपक्व छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। इस पर जरा आते हैं। अगर कोई चीज में कंफ्यूजन हो तुरंत, अभी तो हमारे पास समय है और कक्षा का अर्थ भी यही है, हम उसको तुरंत ठीक कर लेंगे। इसमें आ जाते हैं। देखिए, ये 3 विधि बताई गई थे सीखने की प्रभावी प्रक्रिया में। पहला है पूर्ण विधि या सकल विधि। पूर्ण विधि या सकल विधि में था कि इसमें गलती की गुंजाइश होती ही नहीं है, इसमें बिना गलती का अभ्यास होता है। और बिना गलती का अभ्यास कौन करेगा? मदन जी, बिना गलती का अभ्यास कौन करेगा? परिपक्व छात्र। क्या नहीं, मदन जी से बात हो। मदन जी कहाँ है? सर वो अपरिपक्व नहीं पढ़ा, परिपक्व पढ़ लिया सिर्फ। हाँ, अभी क्या बात हुई? पूरे क्वेश्चंस पढ़ना है, पूरे आंसर्स पढ़ने हैं। और ये गलती मान लीजिए यहाँ तो है, यहाँ तो हम लोग सुधारेंगे, और लेकिन वहां पर क्या होगा एग्जाम में तो हम सोच के आएंगे हमने तो सही लिखा है, हमने तो पूरा है, और रिजल्ट आया तो पता चला हमारा नंबर कट गया। थोड़ा सा बस 1 नंबर के लिए JRF रह गया। तो थोड़ा सा बस कॉन्शियस होना में सकल विधि यानी पूर्ण विधि में परिपक्व छात्र और अंश विधि में अपरिपक्व और नए छात्र की चर्चा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, सकल विधि किस तरह के छात्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? परिपक्व छात्रों के लिए, अपरिपक्व छात्रों के लिए पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, सब लोगों का जवाब आ रहा है कि परिपक्व छात्रों के लिए। आनंद जी, निष्ठा जी, नीता जी, संतोष जी, तुषार जी, सब लोग कह रहे, रामानंद जी, सब लोग कह रहे हैं सकल विधि परिपक्व छात्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। बहुत सुंदर, मीना जी, उमेश जी, सब लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। अब है, एक अच्छे शिक्षक के गुण निम्न में से कौन कौन से हैं? अब इसको पूरा पढ़ना है तब जवाब दीजिएगा, इसमें दिक्कत हो जाती है। हल्के सवाल पूछने पर छात्र को डांटना चाहिए, हल्के सवाल पूछने पर छात्र का मजाक उड़ाना चाहिए, छात्र की कमियों को सकारात्मक तरीके से बताना चाहिए, एक ही समय में सारी त्रुटियां नहीं सुधारनी चाहिए। डी कहा है 3 और 4। अच्छा, डी, सब लोग डी कह रहे हैं। 3 4 शारदा जी ने कहा, सुंदर जी 3 4 डी, 3 4 का मतलब डी है। हाँ ठीक है, ABCD। नंदिता जी, अंकिता जी, रागिनी जी, पुष्पा मुर्गत जी, डी, सुरेश डी, हाँ डी, बहुत बढ़िया। विशाल जी हैं क्लास में? विशाल जी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप छूट गई क्लास के आपकी। नहीं सर, डी बोले हैं सर, ऊपर चला गया, स्टार्टिंग में बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। तो सब लोगों का आंसर सही है। तो खैर मुझे लगता है कि इसमें कोई लोग छूटेगा नहीं, किन्हीं का भी क्वेश्चन, क्योंकि सब लोग अपने आप में भी टीचर हैं और छात्र भी हैं। 3 और 5, 3 और 4, 5 टाइप गलती हो गया। हाँ 3 4, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक क्लास कंप्लीट हुआ। अगली जो क्लास होगी हमारी वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगली कक्षा में है हमारा, देखिए उससे बहुत क्वेश्चन आता है, कक्षा प्रबंधन। ये जो है क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। ये 5वां अध्याय है योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक की। तो कक्षा प्रबंधन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं।